जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। आम के पेड़ पर आम भी आ गए थे। इसी कारण सब पक्षी बहुत ज़्यादा ही खुश थे। अरे देखो देखो पक्षियों, इस बार हमारे आम के पेड़ पर कितने सारे आम लग गए हैं। हमें इस बार बहुत सारा मुनाफा होगा। मीनू चिड़िया, हमने पूरे साल आम के पेड़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, इसी कारण आम के पेड़ पर इतने सारे आम लग गए हैं। पक्षियों, ये आम स्वादिष्ट तो बहुत लग रहे हैं, परंतु ये इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं। अगर बड़े बड़े आम होते तो खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता। हाँ कालू कौवे, परंतु स्वादिष्ट आम छोटे ही होते हैं। और उल्लू सेठ ने खास तौर पर सिर्फ हमारे जंगल के आम खरीदने का ही कहा था हमें। तो फिर ठीक है मीनू चिड़िया, हम सब पक्षी थोड़ी और मेहनत करके सारे आम तोड़ लेते हैं और कुछ आम अपने लिए भी रख लेंगे और बाकी के सारे आम हम उल्लू सेठ को बेच देंगे। अरे अरे पक्षियों, तुम सब कब से कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। रोज़ आकर मुझे पानी देते हो, मेरी सफाई करते हो और आज भी तुमने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। मैं तो कहता हूँ पहले थोड़ा आराम कर लो, भोजन वगैरह खा लो, फिर आकर मेरे आम तोड़ लेना। वैसे भी मैं कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ। थोड़ी देर आराम करके आ जाओ, फिर मेरे आराम से आम तोड़ लेना। पेड़ भाई, अगर आप भागना चाहो तो भी नहीं भाग सकते हो। चलो चलो पक्षियों, हम सब थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद आकर हम आम तोड़ेंगे फिर। ये कहकर सभी पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अरे कालू जी, क्या हो गया? मैं कब से देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। क्या हुआ है? रानी, मैं थोड़ा नहीं बल्कि बहुत परेशान हूँ। हमारे पेड़ के सारे आम बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन वे बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं। अगर उल्लू सेठ ने हमारे छोटे आम नहीं खरीदे तो हमारे जंगल का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारी तो पूरी साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। लेकिन हमारे आम वजनदार और बड़े बड़े होते तो हमें तगड़ा मुनाफा मिलता फिर। कालू जी, ये बात तो मैं भी सोच रही थी और मैंने इसका एक उपाय भी निकाल लिया है। अरे क्या क्या, जल्दी बताओ, क्या उपाय निकाला है तुमने? कालू जी, मेरे भाई के जंगल में एक कबूतर है जो फलों और सब्जियों को बड़ा करने की दवाई बेचता है। अगर आप पे दवाई हमारे आम के पेड़ की जड़ों में डाल दें तो हमारे आम भी बड़े बड़े और काफी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएंगे। वाह रानी, क्या उपाय सोचा है। बस ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे भाई के जंगल में जाता हूँ और उस कबूतर से दवाई खरीद कर ले आता हूँ। फिर ये कहकर कालू कौवा चला जाता है। अगले दिन कालू कौवा सब पक्षियों को जमा करता है और उनसे कहता है, पक्षियों पक्षियों, मुझे तुम सबको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। उल्लू सेठ ने अभी हम सबसे आम लेने से मना कर दिया है। हमारे आम एक हफ्ते के बाद खरीदेंगे वो, इसीलिए हम एक हफ्ते के बाद ही आम तोड़ेंगे, क्योंकि अभी तो आम तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह कालू कौवा सब पक्षियों से झूठ बोल देता है। अच्छा चलो ठीक है कालू कौवे, हम एक हफ्ते के बाद ही आम सारे तोड़ लेंगे। और पेड़ भाई, आप भी खुश हो जाएं, क्योंकि आपको अपने आमों की खुशबू एक हफ्ते और सूंघने को मिलेगी। हाँ मीनू चिड़िया, बस मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम सब पक्षियों को अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिले और मेरे आम बेचकर तुम सब पक्षियों को बहुत फ़ायदा हो। रात हो जाती है, आम का पेड़ भी सो जाता है कि तभी कालू कौवा छुपके से आम के पेड़ के पास आता है। चलो चलो जल्दी से, अब मैं ये दवाई आम के पेड़ की जड़ों में मिला देता हूँ। कालू कौवे की आवाज़ सुनकर वे पेड़ फौरन से जाग जाता है। अरे कालू कौवे, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? सब खैरियत तो है ना? हाँ पेड़ भाई, सब ठीक है। ये देखें, मैं ये आपके लिए दवाई लेकर आया हूँ। ये दवाई मैं आपकी जड़ों में मिला दूंगा, जिससे आप पर लगे सारे आम बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर चलो जल्दी से ये दवाई मेरी जड़ों में मिला दो ताकि मेरे आम बड़े बड़े हो जाएं। लेकिन हाँ, इससे मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं पेड़ भाई, कोई नुकसान नहीं होगा। बस ये बात पक्षियों को मत बताना, क्योंकि इसमें आपका और मेरा, हम दोनों को फायदा है। फिर कालू कौवा भी दवाई वाला स्प्रे आम के पेड़ की जड़ों में करने लगता है।
बस पेड़ भाई, अब कुछ ही दिनों में आप पर लगे सारे आम बड़े बड़े हो जाएंगे। इस तरह एक हफ्ता भी गुजर जाता है। पेड़ पर लगे सारे आम काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, परंतु पेड़ की तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, क्योंकि पेड़ की जड़ों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। अरे देखो मीनू चिड़िया, ये आम कितने बड़े बड़े हो गए हैं, और तो और इनका वजन भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। हाँ कालू कवि, मैं तो बहुत ज्यादा ही हैरान हूँ कि अचानक एक ही हफ्ते में ये सारे आम इतने बड़े बड़े कैसे हो गए। चलो चलो, बस पक्षियों जल्दी से सब मिलकर ये सारे आम तोड़ लेते हैं। थोड़ी देर के बाद सब पक्षी मिलकर सारे आम तोड़ लेते हैं और वहाँ पर उल्लू सेठ भी आ जाते हैं। ये देखिए उल्लू सेठ, इस बार हमारे आम के पेड़ पर इतने स्वादिष्ट और इतने बड़े बड़े आम निकले हैं। इस बार तो हम पूरी 3 गंदम और चावल की पोटलियों में बेचेंगे आपको ये आम। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, ये बड़े बड़े आम तो बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। चलो एक खाकर तो देखता हूँ। फिर उल्लू सेठ एक आम खाने लगते हैं। अरे ये क्या खिला दिया पक्षियों, ये आम खाने वाला नहीं है बिल्कुल भी। क्या हुआ उल्लू सेठ, क्या आपको आम का जायका अच्छा नहीं लगा? मीनू चिड़िया, ये आम खिलाकर तुम सब पक्षी आखिर किस बात का बदला ले रहे हो? ये सारे आम बहुत ही ज्यादा कड़वे हैं, मेरा तो पूरा मुंह का जायका ही खराब हो गया। मुझे तुम्हारे आम नहीं खरीदने इस बार, मैं कहीं और से खरीद लूंगा। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे आम तो बहुत ज्यादा ही मीठे और स्वादिष्ट हैं। फिर मीनू चिड़िया भी एक आम खाने लगती है। हाय रे, ये आम तो बिल्कुल ही कड़वे हैं, कितने ज्यादा बदजायका हैं ये आम। बस उल्लू सेठ भी नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, ये क्या हो गया हमारे साथ? हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। पक्षियों चलो हम पेड़ भाई के पास जाते हैं और उनसे ही पूछते हैं कि उनके मीठे और स्वादिष्ट आम आखिर इतने ज्यादा कड़वे कैसे हो गए। सारे पक्षी आम के पेड़ के पास आते हैं और इसे सारी बात बताने लगते हैं। कालू कौवा तो बहुत ज़्यादा ही डर गया होता है कि कहीं अब इसकी पोल ही ना खुल जाए। हाय रे, अब तो मैं गया, उस कबूतर की खराब दवाई की वजह से सारे आम कड़वे हो गए। अब अगर ये बात पक्षियों को पता चलेगी तो मेरी तो पिटाई पक्की है। पक्षियों, एक हफ्ते पहले कालू कौवा रात को एक दवाई लेकर मेरे पास आया था और वो दवाई कालू कौवे ने मेरी जड़ों में मिला दी थी और मुझसे कह रहा था कि उस दवाई की वजह से मेरे आम काफी ज्यादा बड़े और मीठे हो जाएंगे। कालू कौवे, ये तुमने क्या किया? तुमने हमसे बिना पूछे पेड़ भाई की जड़ों में दवाई क्यों मिलाई? मुझे माफ कर दो पेड़ भाई, मैंने लालच के चक्कर में आपको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, परंतु मैं तो सिर्फ यही चाहता था कि आपके आम थोड़े और बड़े हो जाएं ताकि हमें ज्यादा मुनाफा मिल सके। कालू कौवे, बहुत ज्यादा गलत किया है तुमने, तुम्हें इतनी ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए थी। अब देखो, तुम्हारी लालच की वजह से हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम खराब आमों का क्या करें। हाँ हाँ, हमें तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना हमारा नुकसान हो जाएगा। पक्षियों, इस समस्या का कोई भी उपाय नहीं है। इस साल कालू कौवे की लालच की वजह से हम सब पक्षियों को ये नुकसान उठाना ही पड़ेगा। अब सब अपने अपने घर जाओ और अपने अपने भोजन का खुद ही इंतजाम करो। मुझे माफ कर दो पक्षियों, मुझे आज सबक मिल गया है कि लालच बहुत बुरी बला है। बस फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। इस तरह कालू कौवे की लालच की सज़ा सब पक्षियों को भुगतनी पड़ती है और कालू कौवा भी अपने इस किए पर बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अगले दिन सोनू चिड़ा जंगल के सबसे अमीर पक्षी चील को अपना घर बेच देता है। अरे सोनू चिड़े, जब ये घर मैंने तुम्हें पहले बेचने को कहा था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बेचा था, और अब अचानक ये घर तुम मुझे क्यों बेच रहे हो? ये सब कुछ कोमल चिड़िया की वजह से हो रहा है।
उसने मुझसे शर्त रखी है कि वे मुझसे तभी शादी करेगी जब मैं उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से करवाऊंगा। आपको तो पता है बाजू चील कि मैं इतना भी अमीर नहीं हूँ कि मैं एक शादी पर इतने पैसे बर्बाद करूँ। बाजू चील बहुत ही ज्यादा चालाक होती है और उसे सोनू चिड़े का बड़ा वाला घर बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। सोनू चिड़े, तुम मुझे अपना दूसरा बड़ा वाला घर बेच दो। इसके बदले में मैं तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करवाऊंगी। नहीं बाजू चील, वो घर मैं तुम्हें नहीं बेच सकता हूँ। उस घर में मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। सोनू चिड़े की बात सुनकर बाजू चील को बहुत गुस्सा आ जाता है और वे सोचती है, ये सोनू चिड़ा तो कभी भी वे बड़ा सा घर मुझे नहीं बेचेगा। अब मुझे इसे बेवकूफ बनाकर इसका घर हासिल करना ही पड़ेगा। सोनू चिड़े, मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम्हारी शादी की सारी तैयारियां आसानी से हो सकती हैं। अच्छा, तो फिर बताओ बाजू चील, वे क्या उपाय है तुम्हारा? मैं तुम्हें उधार पर पैसे दे देती हूँ जिससे तुम अपनी शादी बड़ी धूमधाम से कर सकते हो और शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे पैसे तुम मुझे लौटाते रहना। अरे वाह बाजू चील, तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। ठीक है, तुम मुझे उधार पर पैसे दे दो। बस फिर क्या था, बाजू चील सोनू चिड़े को बहुत सारे पैसे उधार पर दे देती है। अगले दिन सोनू चिड़ा कोमल चिड़िया के लिए सोने के गहने भी खरीद लेता है। मम्मा, आपको पता है कि जंगल की सबसे अमीर बाजू चील ने मुझे बहुत सारे पैसे उधार पर दे दिए हैं। अब मेरी शादी बहुत ही आसानी से हो जाएगी। पर बेटा, तुम बाजू चील के पैसे उसे कैसे लौटाओगे? आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। शादी होने के बाद मैं बहुत ही मेहनत करूँगा और मैं उस चील का सारा उधार उसे लौटा दूंगा। बेटा, बस मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी बहुत ही सुकून से हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए आगे। अरे मम्मा, अब तो चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। अब तो शादी की तैयारियां बहुत ही आसानी से हो जाएंगी। रात हो जाती है, पूरा जंगल लाइटों से सजा हुआ होता है और सारे पक्षी कोमल चिड़िया और सोनू चिड़े की शादी में आ गए होते हैं। एक तरफ शादी का खाना तैयार हो रहा होता है तो दूसरी तरफ कोमल चिड़िया दुल्हन बनकर बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही होती है। देखो मीनू चिड़िया, मैं दुल्हन बनकर कितनी सुंदर लग रही हूँ। और तो और सोनू चिड़े ने मुझे बहुत ही महंगा सोने का हार भी दिया है। हाँ कोमल चिड़िया, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई, परंतु अब कोई भी महंगी ख्वाहिश मत करना तुम सोनू चिड़े से। वहीं दूसरी तरफ सोनू चिड़ा भी तैयार हो जाता है और काफी ज्यादा खुश होता है कि वहीं पर बाजू चील भी आ जाती है। सोनू चिड़े, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। मेरी बात सुनो तुम। हाँ हाँ कहो बाजू चील, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? सोनू चिड़े, मुझे तुम्हारा ये घर बहुत पसंद है, परंतु ये घर तुम मुझे नहीं बेच रहे हो, लेकिन ये घर तो तुम्हें मुझे बेचना ही पड़ेगा। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपना इतना बड़ा और अच्छा घर तुम्हें कभी नहीं बेचूंगा। तुम यहाँ से चली जाओ। अरे वाह सोनू चिड़े, एक तो इतने सारे पैसे उधार लेकर बैठे हो तुम और मुझ पर ही गुस्सा दिखा रहे हो। बस मैंने कह दिया, मुझे फौरन ये घर बेच दो, मैं सारा उधार माफ कर दूंगी तुम्हारा। अरे भाई, हमारी मर्जी, हम अपना घर तुम्हें बेचें या फिर नहीं। तुम बिला वजह हमें तंग क्यों कर रही हो? और वैसे भी तुमने हमारा दूसरा वाला घर तो खरीद ही लिया है। अब अगर ये घर भी हम तुम्हें बेच देंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे? बस बाजू चील, यहाँ से चली जाओ। बहुत सुन ली तुम्हारी बात। मैं तुम्हारे पैसे जल्द ही तुम्हें लौटा दूंगा। तुम जैसी चीलों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हैं। निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं मिट्टू महाराज को कहकर तुम्हें इस जंगल से निकलवा दूंगा। सोनू चिड़े की बात सुनकर बाजू चील को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वे सोनू चिड़े पर हमला कर देती है और उसी समय सोनू चिड़े को मारकर खाने लगती है।
हाय रे मेरा बेटा, इस दुष्ट चील ने मेरे बेटे को मार डाला। वहीं दूसरी तरफ सब पक्षी मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया सोनू चिड़े का इंतजार कर रहे होते हैं। न जाने अब तक सोनू चिड़ा और उसकी माँ क्यों नहीं आए हैं। कुछ देर के बाद सोनू चिड़े की माँ जी सोनू चिड़े को लेकर शादी में आ जाती हैं। सुकून मिल गया तुम्हें कोमल चिड़िया। तुमने मेरे बेटे से इतनी बड़ी फरमाइश की थी कि वे पूरी नहीं कर सकता था, इसीलिए इसने बाजू चील से उधार लिया था और बाजू चील ने धोखे से मेरे बेटे की जान ले ली, वो भी सिर्फ पैसों की वजह से। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है कोमल चिड़िया। क्या सोनू चिड़ा कैसे मर सकता है? आज तो हमारी शादी है। हाय रे, बेचारे सोनू चिड़े के साथ बहुत ही बुरा हुआ है और इसकी जिम्मेदार कोमल चिड़िया सिर्फ तुम हो। हाँ मीनू चिड़िया, अगर मैं सोनू चिड़े से इतनी बड़ी फरमाइश ना करती तो शायद आज सोनू चिड़ा जिंदा होता। कोमल चिड़िया, तुम्हारी यही सजा है कि अब कोई भी चिड़ा तुमसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि हमारे जंगल का यही रिवाज है कि अगर किसी भी चिड़िया की शादी के समय उसके पति की मौत हो जाए तो कोई भी दूसरा चिड़ा उस चिड़िया से शादी नहीं करेगा। बस फिर इस तरह अब कोई भी चिड़ा कोमल चिड़िया से शादी नहीं करता और कोमल चिड़िया अकेले ही रह जाती है। दोस्तों, इस कहानी में मीनू चिड़िया के पति का क्या नाम था? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।